बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारत में लोक प्रशासन। हम अपनी पिछली चर्चा में ये समझ रहे थे कि भारत में ब्रिटिश कालीन या जैसे हम औपनिवेशिक प्रशासन कहते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं हमने पिछली बार समझी जिनको मैं एक बार वापस रिमाइंड करा के और फिर आगे की अन्य विशेषताओं को आज आपके सामने रखता हूं। हमने अपने पिछले लेसन में ये समझा कि जो भारतीय लोक प्रशासन है उसमें ऐतिहासिक जो विकास हुआ है, जो हमारे भारत के लोक प्रशासन का जो विकास है उसमें ब्रिटिश काल का एक विशेष महत्व है। हमने ब्रिटिश काल में ही प्रशासनिक ढांचे की एक स्ट्रक्चर के रूप में, एक प्रशासनिक ढांचे के एक फिक्स्ड रूप में उसका संरचना होते हुए देखा। प्रशासन में प्रजातंत्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का भी एक शुरुआत देखी, उसका सूत्रपात देखा। न्याय व्यवस्था की उत्पत्ति देखी। न्याय व्यवस्था को एक सिस्टम के रूप में, न्याय तो शुरू से चल रहा है, जब से धरती पे हम लोग सामाजिक रूप से रहना शुरू हो रहे हैं न्याय तो हो ही रहा है। न्याय के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन एक व्यवस्थित रूप से न्यायालयों का स्थापना और उसको न्याय के आधार पे चलाना, कानून के आधार पे चलाना, वो हमने ब्रिटिश काल के अंदर भारत में देखा। लैंड रिकॉर्ड्स, भूमि व्यवस्था की एक निश्चित योजना लागू हुई। दीवानी और फौजदारी कानूनों का निर्माण हुआ। फिर हमने चर्चा में ये इस बात पे आए थे हम कि लोक प्रशासन की प्रकृति नौकरशाही की थी। नौकरशाही का विकास हुआ। अंग्रेजों ने एक आधुनिक ढंग से नौकरशाही, यहाँ एक अधिकारी तंत्र का स्थापना की, जिसको हम आईसीएस के रूप में देखते हैं। फिर हमने इस बात पे आए कि लोक प्रशासन की एक जो संगठनात्मक संरचना थी वह केंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित थी। सारी शक्तियां केंद्रीकृत थी। भारत के मंत्री में जो ब्रिटेन में होते थे, वहां के प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में, या गवर्नर जनरल या गवर्नरों के या कमिश्नर कलेक्टरेट्स के हाथ में। फिर हम इस बात पर आए थे कि पूर्णतः सोपानबद्ध व्यवस्था भारत के अंदर थी लोक प्रशासन की। और हमने आखिर में यह बात समझी थी कि भारत में लोक प्रशासन की जो क्रियाएं और गतिविधियां थी वो काफी सीमित थी। कानून और व्यवस्था बनाए रखना और औपनिवेशिक राज को आगे बढ़ाना, यह उद्देश्य था। समाज कल्याण उद्देश्य नहीं था, न ही कोई आर्थिक विकास या ग्रामीण विकास करवाना था। राष्ट्र निर्माण की भी कोई बात नहीं थी। इससे आगे चलते हैं, आज हम इससे आगे गौर करते हैं और अन्य क्या विशेषताएं थी ब्रिटिश काल की प्रशासन की। उस समय के हम लोक प्रशासन में देखते हैं कि जनहित की भावना से वह पूर्णतः शून्य थे। लोक प्रशासन जनहित के लिए कार्य नहीं कर रहा था। ब्रिटिश नौकरशाही ने जनता के प्रति उत्तरदायित्व के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उनका उत्तरदायित्व तो केवल ब्रिटिश क्राउन था। उनकी प्रशासनिक क्रियाओं का उद्देश्य अंग्रेज स्वामियों का हित होता था, तथा वे अपने को ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी मानते थे। भारत की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, भारत की जनता का कल्याण किस प्रकार से किया जा सकता है, जन भावना क्या है, बल्कि देखा जाए तो जन भावना के तो विरुद्ध ही काम कर रहे थे वो। जो भी जन भावना होती थी
उसको तो वो कुचलते थे। तो जनहित की भावना से पूर्णतः शून्य प्रशासन था। हमने अलग अलग समय पे देखा है भारत के अंदर, जब भी जनता अपने अधिकारों के लिए या अपने छोटी छोटी बातों के लिए भी अगर खड़ी होती थी, न्याय की गुहार करने के लिए अगर खड़ी होती, तो डंडे बरसाए जाते थे। लाला लाजपत राय की शहादत को कौन भूल सकता है। अभी हम स्वतंत्रता दिवस मना के चुके हैं, सन 2020 का स्वतंत्रता दिवस, 73वां स्वतंत्रता दिवस। और हम जब ब्रिटिश काल को याद करते हैं तो बहुत पीड़ा से हम उन बातों को वापस ध्यान करते हैं कि लोक प्रशासन में जनहित की भावना थी ही नहीं। हमारी जनता जो उस समय थी, उसको तो कष्ट मिलता था लोक प्रशासन से, कष्ट का सामना होता था, दुख मिलता था, प्रताड़ना होती थी, कुचला जाता था, दमन होता था। यह ब्रिटिश नौकरशाही का सबसे बोला जाए तो खराब पहलू था। अगली बात पे आते हैं कि लोक प्रशासन, मतलब इससे जुड़ती हुई बात है, लोक प्रशासन भय और आतंक पर आधारित था। मैंने आपको ध्यान दिलाया, लाला लाजपत राय जब सड़क पे उस आंदोलन में थे तो उन पर लाठियां बरसाई गई। गांधी के आंदोलनों में अहिंसा को आधार मानते हुए जो भीड़, जो जनता डिमॉन्स्ट्रेशन करती थी या कोई भी आंदोलन करती थी, तो उनको कुचला जाता था, दमन किया जाता था, आतंकित किया जाता था। पुलिस, आर्मी ब्रिटेन की, वो जनता को भयभीत करके रखना चाहती थी, आतंकित करके रखता था, यह उनका आधार था। पुलिस ही नहीं, वन विभाग, मालगुजारी वसूल करने वाले कर्मचारी, ये सब आतंक को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। और इसी के आड़ में रिश्वतखोरी चलती थी, करप्शन चलता था। कोई आवाज कैसे उठाएगा? आवाज तो कोई उठा ही नहीं सकता था, किसी को कोई अधिकार तो होता ही नहीं था। जो ब्रिटिश शासन के नजदीक होते थे, जो उनकी गुलामी करते थे, जो उनके चाटुकार के जो सर्कल में घुसे रहते थे, बस वो पनपते थे। बाकी जनता भय और आतंक पर के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। इसलिए हम कभी भी ब्रिटिश शासन को, भारत में जो लोक प्रशासन था ब्रिटिश को, उसकी तारीफ हम कर ही नहीं सकते, कितना ही उसमें कुशलता रही हो। हम अपने आखिरी पॉइंट पे इस बात पे आएंगे। मैं लास्ट में ये पॉइंट को बताऊंगा कि भाई विश्व की नजरों के अंदर वो बड़ा अच्छा प्रशासन था, लेकिन हम भारतीय जो थे उन्होंने बहुत कष्ट सहा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो लोक प्रशासन था उसका आधार ही भय और आतंक था। किसी लोक प्रशासन का यह आधार अगर हो तो वह जन कल्याणकारी लोक प्रशासन नहीं है। उसको कोई हक नहीं कि वो जनता के ऊपर राज करे। ऐसा प्रशासन आज के युग में, मॉडर्न एज में, कई देशों में है। ऐसा नहीं है कि कई देशों में ऐसा नहीं है, आधार बनाते हैं। भय और आतंक, प्रशासन कई बार भय और आतंक का इस्तेमाल करती है। आप कभी कक्षाओं के अंदर हमारे साथ आएंगे तो कक्षाओं के अंदर हम आपको समझाएंगे कि कैसे भय और आतंक का मॉडर्न एज में भी, आज के समय के अंदर भी प्रशासन कई बार भय और आतंक का इस्तेमाल करती है। लेकिन उस समय तो उनका आधार ही यही था। चलिए अगली बात डिस्कस करते हैं।
अगली विशेषता ये थी वहाँ साम्राज्य ब्रिटिशकालीन प्रशासन की कि साम्राज्यवादी युग में मैं ये कह रहा था कि साम्राज्यवादी युग में विकास और जन कल्याण संबंधी गतिविधियां के अभाव में तथा औपनिवेशिक सरकार के राजस्व तथा मजिस्ट्रेसी के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण, तो दो कारण बता रहा हूं मैं अभी। एक तो ये कि जन कल्याण और विकास के कार्य तो करने ही नहीं है, इन गतिविधियों का तो कोई जगह ही नहीं थी प्रशासन के अंदर, और राजस्व और मजिस्ट्रेसी के कार्यों में इतनी अधिक व्यस्तता होती थी कि केंद्र और जो प्रांत है दोनों ही स्तरों पर तकनीकी एवं विशेषज्ञ सेवाओं का या तो जन्म ही नहीं हुआ या वो बिल्कुल ही शैशव काल में ही रही। यानी हम इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रिटिश राज था वो उसका प्रमुख कारण क्या, प्रमुख उसका उद्देश्य क्या था, जैसे मैंने अभी पिछले ही पॉइंट्स के अंदर आपको बताया कि उसकी गतिविधियां और क्रियाएं बहुत सीमित थी। कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रमुख उसका उद्देश्य था, भय और आतंक बनाए रखना, और राजस्व इकट्ठा करना, लगान, और मजिस्ट्रेसी के कार्य मतलब कानून और दंड वाले कार्य, उसमें अत्यधिक व्यस्तता हुआ करती थी कि केंद्र और प्रांत जो दोनों ही जो स्तर थे उनमें कहीं भी तकनीकी और विशेषज्ञ लोक सेवाओं का कहीं जन्म ही नहीं हुआ। इंजीनियरिंग की सेवाएं या कोई पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जैसे पीडब्ल्यूडी होता है आज, इनकी ऐसी सेवाएं, या अगर जन्म हुआ भी तो उनका बहुत ही जैसे इन्फेंट स्टेज में रही, वो शैशव काल में रही, ज्यादा उनका विकास नहीं हो पाया। ये एक बहुत विचारणीय बिंदु है, क्योंकि उनका उद्देश्य तो विकास था ही नहीं। उनका उद्देश्य कभी भी भारत का विकास या जनहित तो था ही नहीं। तो टेक्निकल या विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट जो सिविल सर्विसेज होती हैं, जैसे अकाउंट सर्विसेज है, रेलवे सर्विसेज है, आज तो अनेक प्रकार की सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, कितने प्रकार की सेवाएं हैं, उन सब का कहीं उस समय लेना देना नहीं था। अगले पॉइंट में ये हम आपको गौर कराना चाहते हैं कि ब्रिटिश काल में भारत में लोक प्रशासन की एक विशेषता उसकी सिविल सेवा का वर्गीय आधार का होना था। यानी उसमें क्लासिफिकेशन था। इंडियन सिविल सर्विस में कुछ कुलीन उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग के व्यक्तियों की ही नियुक्ति संभव थी। आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस ने ये प्रण किया था कि इंडियन सिविल सर्विस के अंदर जरूर भर्ती होऊंगा, और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, खूब शिक्षा प्राप्त करी, और आईसीएस के एग्जाम को उन्होंने क्वालिफाई किया। उन्होंने नौकरी नहीं करी लेकिन ब्रिटिश की, उन्होंने सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो इस सेवा की परीक्षा को पास कर सकते हैं, यह प्रूव करने के लिए उन्होंने ये काम किया था। हम इस पॉइंट में आपको ये बताना चाह रहे हैं, हम आपको गौर दिलाना चाह रहे हैं कि जो इंडियन सिविल सर्विस थी, आईसीएस थी, उसमें केवल ऊंचे घराने के जिनके पास संसाधन होते थे बाहर जाके पढ़ने के, अच्छे कॉलेजों में, अच्छे टीचर्स के पास, या ब्रिटेन जाके पढ़ाई करने के जो जिनके पास साधन थे,
केवल ऐसे ही लोग पास हुआ कर पाते थे। आम नागरिक, आम जनता जो भारत की थी उस समय बहुत पिछड़ी हुई थी, शिक्षा का बेहद अभाव था। तो ब्रिटिश काल में जो भारत का लोक प्रशासन था उसमें जो सिविल सेवा का जो आधार था वो कुलीन लोगों का था, एलिट्स का था। भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब भी भारत से जब इंग्लैंड पढ़ने गए, भारत के अंदर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, उच्च शिक्षा प्राप्त करी। फिर उच्च शिक्षा से भी फर्दर एजुकेशन लेने के लिए वो इंग्लैंड गए, लॉ की एजुकेशन लेने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए। और आप उस समय देखते हैं कि हम तमाम लोग देश के अंदर जो हमारे स्वाधीनता संग्राम के अंदर आगे आए, वो ज्यादातर लोग, ज्यादातर, सभी की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, वो उच्च शिक्षा प्राप्त उन्होंने करी है और वो या तो ब्रिटेन से जा जाके पढ़ के आए हैं और फिर बाद में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही उन्होंने भारत के अंदर आकर विद्रोह के झंडे उठाए, अपनी भारत मां की सेवा करने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए। आम नागरिक की कोई भागीदारी नहीं थी लोक प्रशासन के अंदर। इस बात से उद्वेलित होकर के इन सभी लोगों ने ब्रिटिश काल के अगेंस्ट के विरुद्ध आंदोलन में हिस्से लिया। तो हम पाते हैं, उस समय हम गौर करते हैं कि जो लोक प्रशासन था उसकी विशेषता यह थी कि उसमें सारे अधिकारीगण कुलीन लोग हुआ करते थे, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हुआ करते थे। आज की तारीख में जैसे आप और हम जैसे छोटे कॉलेज में पढ़ के भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम आईसीएस का, आईएएस जो आप बोला जाता है, आईसीएस की जगह आईएएस की परीक्षा जो होती है, जो हमारे सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर हम तैयारी करें और हम बहुत छोटे छोटे जगहों से भी बेहद ब्रिलियंट बच्चे उसमें क्वालिफाई होकर आते हैं। ब्रिटिश काल में यह संभव नहीं था। भारत में एक ही काल में एक ही समय लोक प्रशासन के दो रूप देखे गए थे। अगला पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ब्रिटिश भारत का प्रशासन एवं देशी भारत की रियासतों का प्रशासन। भाई दो तरह का प्रशासन भारत देश में चल रहे थे। एक तो ब्रिटिश भारत, जो इंग्लैंड का जो केंद्रीय प्रशासन जिस तरह से यहाँ पे लागू कर रहा था इंग्लैंड हमारे भारत देश के अंदर, तो ब्रिटिश भारत का प्रशासन बोलेंगे हम उसे। और दूसरा था देशी भारत की जो रियासतें थी, जिन रियासतों से जैसे मानते हैं करीब सैकड़ों रियासतें थी, छोटी 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 छोटी, उन सैकड़ों रियासतों के अंदर कुछ एक देशी तरीके से एक प्रशासन चल रहा था। तो ब्रिटिश जो भारत में लोक प्रशासन था उसमें तो एक रूपता थी, समान न्याय व्यवस्था थी, समान संगठनात्मक संरचना थी। जैसी आपको मद्रास की तरफ मिलेगी तो वैसी दिल्ली की तरफ मिलेगी, वैसी कलकत्ता की तरफ मिलेगी, वैसी बंबई की तरफ मिलेगी। जबकि देशी रियासतों में प्रशासन में बड़ी विभिन्नताएं थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के प्रशासन देखने को मिलते थे। कुछ रियासतों में मध्यकालीन सामंतवादी प्रशासन प्रचलित था, तो कुछ में आधुनिक प्रशासन का सूत्रपात भी हो गया था। तो हम ये पाते हैं कि एक ही काल में भारत में दो प्रकार के प्रशासन चल रहे थे, ब्रिटिश का प्रशासन और दूसरा हमारे छोटी छोटी रियासतों का देशी प्रकार का शासन, जिसमें बहुत विभिन्नताएं थी। कहीं सामंतवाद भी था और उसको ब्रिटिश चला रहे थे, पनपा रहे थे, क्योंकि हुकूमत तो उनके ऊपर उन्हीं की थी। तो जो रियासतें उनकी हुकूमत को मान लेती थी तो उसके नीचे वाली रियासतों के अंदर कैसा भी प्रशासन चलता रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। आप उनकी बस ब्रिटिश की हुकूमत मान के रखो। और आखिर में मैं इस बात पे आपको गौर दिलाना चाह रहा हूँ, वही जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, कि ब्रिटिश शासन काल में कुशलता और अनुशासन तो बहुत अच्छा था। जो अधिकारी आते थे उनके चरित्र संदेह से परे होता था। इसमें कई मत हैं वैसे, आप किसको चरित्र बोलेंगे? क्या दमनकारी चरित्र अच्छा चरित्र माना जा सकता है? क्या भयभीत करना जनता को अच्छा चरित्र माना जा सकता है? लेकिन कुछ लेखक लिखते हैं कि वो चरित्र के संदेह से भरे थे।
और कुशलता की दृष्टि से जो भारत में जो ब्रिटिशकालीन प्रशासन था उसको विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा कई लेखक लिखते हैं। मेरा इसमें यह मत है कि कोई भी प्रशासन अगर जनहित में काम नहीं करता है तो उसको सम्मान की दृष्टि से देखा ही नहीं जा सकता। जो प्रशासन जनता की पीड़ा को हरे वही प्रशासन सम्मान लायक होता है। जनता बिना पढ़ी लिखी हो सकती है, जनता अनभिज्ञ हो सकती है, जनता भोली हो सकती है। उनको बिना बताए अगर आप उनके पीड़ाओं के कारक भी बन रहे हैं तभी वो प्रशासन सम्मानजनक, सम्मान लायक नहीं होगा। ये मेरा मत है। कई लेखक लिखते हैं लेकिन फिर भी कि ब्रिटिशकालीन भारतीय प्रशासन विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।